Okay, Bismillahirrahmanirrahim. We are about to start our next lecture, which is of chapter number 2, topic 6, the pH scale and the uses of pH. pH scale हमने अभी तक जो लास्ट चैप्टर था उसके अंदर हमने एसिड बेस और एसिड बेस की करेक्टरिस्टिक्स, एसिड बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज और उनके साथ उनके यूजेस को स्टडी किया। अब हम ये जो एसिड और बेस की बात करते हैं, इसकी हम पीएच कैसे सेट कर सकते हैं, पीएच कैसे अरेंज कर सकते हैं, पीएच कैसे हम मेजर कर सकते हैं उस पीएच स्केल को, और पीएच के क्या फायदे होते हैं, द यूजेस ऑफ पीएच, उन पे फोकस करेंगे। सो बेसिकली पीएच स्केल क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन। पीएच स्केल की मेन पीएच की डेफिनेशन क्या है? हाइड्रोजन आयन की यानी एच पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को नोट करना है इन द प्योर वाटर। प्योर वाटर में यानी H2O के अंदर हाइड्रोजन आयन कितने मौजूद हैं उसको नोट करना है इस पीएच। वाटर इज द बेसिस फॉर द पीएच स्केल। पानी यानी वाटर बेसिस है हमारा पीएच स्केल का। वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वाटर जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वाटर जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्यों है, या हम इसको why we call it a weak electrolyte is because it ionize very slightly। ठीक है, ये बहुत स्लाइटली आयनाइज होता है अपने आइंस के अंदर। इसको हम ऑटो आयनाइजेशन या सेल्फ आयनाइजेशन का नाम देते हैं। ऑटो आयनाइजेशन का मतलब है खुद ब खुद, ऑटो खुद ब खुद, आयनाइज होना इज आयनाइजेशन, एंड द सेल्फ आयनाइजेशन है अपनी आयनाइजेशन करवाना या अपनी आयनाइजेशन खुद ब खुद करना और उसके अंदर आइंस के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाना। सो बेसिकली जो वाटर है हमारे पास सब वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट। वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट है क्योंकि ये सेल्फ आयनाइजेशन या ऑटो आयनाइजेशन का प्रोसेस नहीं कर पाता और बहुत स्लाइटली आइंस के अंदर कन्वर्ट होता है। अदरवाइज द H2O इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म। सेल्फ आयनाइजेशन या ऑटो आयनाइजेशन या जनरल आयनाइजेशन हो तो जो वाटर है वो कन्वर्ट होता है दो आइंस के अंदर, H पॉजिटिव विच इज हाइड्रोजन आयन एंड OH नेगेटिव विच इज हाइड्रो ऑक्साइड आयन। कन्वर्ट क्या हो रहा है हमारा? वाटर कन्वर्ट हो रहा है। अगर हम रिएक्शन देखें तो इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। Water can convert into two basic ions, the hydrogen positive ion and hydroxide ion, and as well as these both ions can combine together and form water molecule. So the equilibrium expression of this reaction, जो भी reaction लिखा जाता है अगर वो reversible हो ना हो, the अगर एक reaction जो है वो फॉरवर्ड मूव कर रहा है, ब्रेक होके कोई नई चीज बन रही है, ठीक है, तो उसका हम इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन, इक्विलिब्रेट एक्सप्रेशन रख सकते हैं। एक पॉइंट ऐसा आएगा, इक्विलिब्रियम का पॉइंट एक ऐसा आएगा जिसके अंदर फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। सो के सी इज इक्वल टू एच पॉजिटिव एंड ओ एच नेगेटिव डिवाइड बाई H2O। जो इक्विलिब्रियम का पॉइंट है वो कब आएगा? जब हमारा प्रोडक्ट एच पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव डिवाइड हो जाएगा हमारे रिएक्टेंट H2O के साथ। रिएक्टेंट जो चीज रिएक्ट कर रही थी, H2O हमारा इधर रिएक्टेंट था, कन्वर्ट हुआ H पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव आइंस के अंदर। तो ये हमारा Kc है और ये Kc जो है वो डिवाइड हो रहा है हमारे H पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव आइंस के अंदर और पानी हमारे पास रिलीज हो रहा है। एज कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, एज द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ पानी तकरीबन कांस्टेंट है, जितना H2 होगा उतनी H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के आयंस होंगे। तो अबव इक्वेशन को हम Kc यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय वाटर इज इक्वल टू H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयंस के अंदर लिख सकते हैं। नाउ व्हाट इज Kw? A new equilibrium constant known as the ionic product constant of water, Kw, is used instead of the product of the equilibrium constant and the H2O। एक नया जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है, अब जो Kc था हमने Kc को रिप्रेजेंट कर दिया है, रिप्लेस कर दिया Kw से। नाउ व्हाट इज Kw? तो Kw जो है वो इस्तेमाल हो सकता है इंस्टेड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। Kc के अगेंस्ट हम Kw यूज कर सकते हैं और हम इसको कहते हैं कि जो Kw है वो किसके बराबर है? हमारा H पॉजिटिव OH नेगेटिव आइंस के बराबर है और उसकी कंसंट्रेशन क्या है? 1.0 इंटू 10 की पावर 20 माइनस 14, 1.0 इंटू 10 की पावर माइनस 14 कंसंट्रेशन है, which is equal to the Kw at 25 डिग्री C।
25 degrees C is our standard temperature and the pressure conditions. So at the STPs हमारा temperature 25 degree C है, pressure 180 m है, और under this STP conditions जो KW है यानी जो in product of water है, which is replaced by the equilibrium constant, वो बराबर है H positive OH negative ions के, और इसकी वैल्यू 1.0 10 के पावर माइनस 14 है। हमें पता है एक मॉलिक्यूल ऑफ पानी, एक मॉलिक्यूल अगर हमारे पास पानी का है तो प्रोड्यूस करेगा एक H पॉजिटिव आयन और एक OH नेगेटिव आयन। इफ यू सी दिस इक्वेशन अगेन, तो एक H2O कन्वर्ट हो रहा है हाइड्रोजन पॉजिटिव और OH नेगेटिव के अंदर, ठीक है। तो ये H पॉजिटिव बराबर हो जाएगा OH नेगेटिव के, क्योंकि एक हाइड्रोजन आयन है तो एक हाइड्रोक्साइड आयन है, दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है। सो वी कैन राइट दिस H पॉजिटिव एज कि ये दोनों बराबर हैं, तो अगर हम इसको H पॉजिटिव का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव OH नेगेटिव बराबर है। तो अगर हम कहें कि हाइड्रोजन आयन स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू 1.0 10 के पावर माइनस 24 है, अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लें तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन विल बी इक्वल टू 1.0 अंडर रूट 14, right? 1.0 under root 14. So this H positive will be equal to 1.0 10 के पावर माइनस 7। क्यों? क्योंकि हमने माइनस 14 का अंडर रूट लिया है और आंसर हमारे पास बचा है 1.0 10 के पावर माइनस 14। इसका मतलब अगर एक मोल, अगर हमारे पास एक H2O है तो उसके अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 1.0 10 के पावर माइनस 7 है, और OH की कंसंट्रेशन भी 1.0 10 के पावर माइनस 7 है। अगर हम 1.0 इंटू 10 के पावर माइनस 7 को प्लस कर दें या ऐड कर दें इंटू 2, यानी मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो वो क्या आ जाएगा 1.0 इंटू 10 की पावर माइनस 14। एज इट इज डिफिकल्ट टू डील, क्योंकि हम सबको पता है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है कि हम डील करें विद सच स्मॉल फिगर्स हैविंग नेगेटिव एक्सपोनेंट, ठीक है। इतनी स्मॉल फिगर्स को विद द नेगेटिव एक्सपोनेंट को डील करना इज टफ, सो इट्स कन्वीनियंट टू कन्वर्ट दीज फिगर्स इनटू द पॉजिटिव फिगर यूजिंग न्यूमेरिकल सिस्टम। हम मैथ्स के रूल यूज करते हुए इन स्मॉल स्मॉल फिगर्स को एक जो है वो पॉजिटिव अमाउंट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड इट इज टेकिंग द कॉमन बेस 10 लोगरिथम इन द फिगर। और ये हम कैसे कर सकते हैं कि हम कॉमन बेस 10 का लोगरिथम ले रहे हैं एंड मल्टीप्लाई कर दें विद द माइनस 1। सो अगर हमने पीएच लिखना हो तो इसमें पी का मतलब होता है नेगेटिव लोगरिथम ऑफ द सिंबल। पी का मतलब है, पी का मतलब है नेगेटिव लोगरिथम ऑफ द सिंबल। सिंबल कौन सा? ये जो पी के आगे मौजूद है। अब इधर क्या है? नेगेटिव लोगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन इज पी एच, क्योंकि पी है नेगेटिव लोगरिथम ऑफ द डैश, और डैश में क्या है? जो भी आगे सिंबल हमारा होगा उसका नेगेटिव लोगरिथम। तो अगर हम इधर देखें तो नेगेटिव लोगरिथम किसका है? हाइड्रोजन आयंस का है। तो नेगेटिव, इसका मतलब H means the negative logarithm of hydrogen ion. Therefore, pH is the negative logarithm of the molar concentration of the hydrogen ion. And pH can be written as minus log, which is negative logarithm of hydrogen ion, और hydrogen ion को हमने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। With the reference to this equation, इस इक्वेशन के साथ, इस इक्वेशन का रेफरेंस लेते हुए, a scale develops according to the molar concentration of the H positive ions and is called the pH scale। हमने मोलर कंसंट्रेशन का एक स्केल बना लिया फ्रॉम 1 to 14। इसकी रेंज है 0 से लेके 14 तक। उसमें कुछ मोलर कंसंट्रेशन जो है वो बेसिक पीएच देती हैं, कुछ एसिडिक पीएच देती हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्केल, इस स्केल के मुताबिक जो पीएच ऑफ वाटर है, यानी नेगेटिव लोगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर H2O इज, पीएच हमारे पास माइनस लॉग H पॉजिटिव आयन है। वी नो कि ये जो H पॉजिटिव है इसकी वैल्यू हमने खुद कैलकुलेट किया, विच इज 1.0 10 के पावर माइनस 14। तो पीएच है माइनस लॉग 1.0 10 के पावर माइनस 14, विच इज, अगर हम लोगरिथम लें इस टर्म का तो आंसर हमारे पास आता है 7, ठीक है। अब अगर हम POH लें पानी का, के एक H2 के अंदर कितने OH मौजूद थे? नेगेटिव लोगरिथम ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन,
ठीक है, तो माइनस लॉग 1.0 10 के पावर -7 इज इक्वल टू 7। इसका मतलब जो पीओएच है वो भी 7 हमारे पास आया। अब पीएच भी 7, पीओएच भी 7। So if we add the pH into POH, we get 14. So pH value normally vary करती है from 0 to 14 and therefore pH plus POH is equal to 14. अच्छा, pH plus POH हमारे पास बराबर हो गई है 14 के। So this sum of the pH and POH of solution is always 14 at 25 डिग्री C। नॉर्मल जो हमारी कंडीशंस है, एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की जो कंडीशंस है उनके ऊपर जो पीएच और पीओएच का सम है वो 14 हो जाता है। और इसी तरह से हम ये स्केल बनाते हैं। इफ यू सी दिस स्केल जिसके अंदर ऊपर पीएच और नीचे पीओएच है, जो टर्म्स हमने नोट करनी है वो है हाईली एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक, न्यूट्रल रेंज, स्लाइटली बेसिक एंड हाईली बेसिक। अगर हम ये पीएच सिर्फ देखें, यानी अभी हम सिर्फ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन नोट कर रहे हैं, तो जो हाईली एसिडिक है वो रेंज है। अगर हम सोल्यूशन के डिप करते हैं एक पेपर उसके अंदर और हमारे पास आती है 0 या 1 या 2, तो इसका मतलब ये हाईली एसिडिक है। अगर हमारे पास आती है 3, 4, 5 और 6, 5, तो ये हमारे पास है स्लाइटली एसिडिक। अगर हमारे पास 6 और 6 से लेके 7.5 तक आए तो दैट इज अ न्यूट्रल रेंज। अगर हमारे पास 8, 9, 10, 11 आता है तो दिस इज स्लाइटली बेसिक, वाइल अगर हमारे पास 12, 13, 14 आता है तो दिस इज हाईली बेसिक। नाउ कंपैरिजन इज कि अगर हमें क्वेश्चन में पीएच दी गई हो कि द पीएच यानी नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ द सॉल्यूशन इज 0, देन व्हाट इज इट्स पीओएच। अगर पीएच 0 है तो उसकी पीओएच कितनी होगी? तो रिमेंबर, अगर पीएच 0 है तो पीओएच 14 होगी। इसी तरह से अगर हमारे पास दिया जाता है कि नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज 4, ठीक है, इफ इट इज 4, तो इसकी पीओएच कितनी होगी? इसकी पीओएच होगी 10। अब हमें पता है जो न्यूमेरिकल जो अभी हमने फॉर्मूला किया है, पीएच पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। अगर हमें पीएच डायरेक्ट दिए उन्होंने 4, पीओएच हमें नहीं पता, पर हमें ये इक्वेशन पता है, तो x जो कि पीओएच है 14 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 10। यानी अगर पीएच 4 है तो पीओएच 10 होगी, ठीक है। लेकिन इसका एक सिंपल हमारे पास मेथड ये भी है कि हम स्केल रख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी तरह से सो ऑन। पी पीएच हम इस रेंज में लिखते हैं तो पीओएच हम उल्टी लिखते हैं 14 13 12 11 10 9 8 7। अगर पीएच 0 है तो पीओएच 14, अगर पीएच 1 तो पीओएच 13, अगर पीएच 2 तो पीओएच 12, अगर पीएच 3 तो पीओएच 11, पीएच 4 तो पीओएच 10, पीएच 5 तो पीओएच 9, पीएच 6 तो पीओएच 8, पीएच 7 तो पीओएच 7। अब देखें, अगर पीएच 7 तो पीओएच 7, इस इससे हम क्या निकाल सकते हैं, क्योंकि पीएच प्लस पीओएच हमेशा 14 के बराबर होगा, तो अगर पीएच 7 तो पीओएच भी 7। एक तो हमारे पास न्यूमेरिकल्स हमेशा इस टाइप के आते हैं जो कि एमसीक्यू के फॉर्म में आते हैं। Now next, a solution of the compound of pH 7 and pOH 7 is considered neutral। अगर एक ऐसा solution है जिसकी pH 7 है और pOH भी 7 है तो वो हमेशा न्यूट्रल होगा। Solution of pH less than 7 are acidic। ऐसे solution जिनकी pH जो है, pH की बात हो रही है, pOH की बात नहीं हो रही है। अगर ऐसा कोई सोल्यूशन है जिसकी pH लेस देन 7 है तो वो एसिडिक है, जिसका ये मतलब भी है कि उसकी pOH ग्रेटर देन 7 है। दिस एमसीक्यू कैन आल्सो कम इन योर पेपर कि एक ऐसा सोल्यूशन जिसकी pOH लेस देन 7 है, क्या वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा? तो वो बेसिक होगा, क्योंकि अब pOH की बात हो रही है, pH की बात नहीं हो रही है।
तो फर्स्ट हम जो है वो पीएच का कर लेते हैं कि पीएच जिसकी कम हो 7 से वो एसिडिक है, जिसका ये भी मतलब है कि उसकी जो पीओएच है वो ग्रेटर देन 7 होगी। और अगर मोर देन 7 है उसकी पीएच तो वो बेसिक है, जिसका मतलब है कि उसकी पीओएच जो है वो लेस देन 7 होगी। सिंस द पीएच स्केल जो है वो logarithmic है, ठीक है, दिस कैन आल्सो कम इन योर एमसीक्यू, दिस इज important that pH scale is actually the logarithmic. A solution of pH 1 has 10 times higher concentration H positive than the solution of pH 2. अगर एक सोल्यूशन पीएच 1 है तो उसकी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पीएच 2 वाले से 10 टाइम्स ज्यादा है, ठीक है। अ सोल्यूशन पीएच 1 हैज 10 टाइम्स हायर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव देन ऑफ 2, ठीक है, ऑफ पीएच 2। अब अगर पीएच 2 का सोल्यूशन है तो उसके 100 टाइम्स ज्यादा है देन सोल्यूशन ऑफ पीएच 3। इसको हम एक दफा फिर से कर लेते हैं। अगर मेरे पास सोल्यूशन है पीएच 1 का, अगर मेरे पास सोल्यूशन है पीएच, अगर मेरे पास सोल्यूशन है पीएच 1 का, तो उसकी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 10 गुना ज्यादा होगी पीएच 2 से। अगर मेरे पास सोल्यूशन है पीएच 2 का तो उसकी 100 टाइम्स 100 गुना कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन ज्यादा होगी पीएच 3 से। इसी तरह से अगर मेरे पास पीएच 3 का सोल्यूशन है तो उसकी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 1000 टाइम्स ज्यादा होगी पीएच 4 से। इसी तरह से 4 की 10,000 टाइम्स ज्यादा होगी पीएच देन सोल्यूशन नंबर 5। पीएच 5 वाले की 1 लाख टाइम्स ज्यादा होगी पीएच 6 से, और पीएच 6 की 7 से 10 लाख टाइम्स हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। 7 न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। ओके, एंड सो ऑन। हेंस द लो पीएच, अगर कोई भी लो पीएच वैल्यू वाला है उसका मतलब है कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वाइल हाई पीएच का मतलब होता है कि वो स्ट्रॉन्ग बेस है। लो लो पीएच का क्या मतलब है? 7 से कम पीएच वाला जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वाइल हाई पीएच इज अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वाइस वर्सा। आई एम जनरेटिंग अ पोल। ओके, द आंसर इज यस। उसका मतलब होता है कि हायर हाइड्रोजन कंसंट्रेशन है। Okay, before this, I'm going to share your screen with YouTube so you can see the video on the pH scale.
All of us would probably know that the pH of acids is less than 7, that of salts is 7, and that of bases is more than 7. Do we really understand what pH is? Let's dive a bit deeper into this concept. Okay, let's start with the basics. How do we identify if a substance is an acid or a base? That's right, we use an indicator. But given two acidic solutions, how do we know which one is stronger amongst them? How can we judge how strong an acid or a base is? And that's what pH helps us with. It gives us the measure of the strength of acids or bases. How does it do that? The pH takes into account the concentration of H+ ions in the solution. Yes, the pH measures the strength of acids and bases. But you'd probably be thinking that if pH only considers the concentration of H+ ions, how can it tell us how strong a base is? Remember, bases also contain H+ ions. Just that the concentration of H+ ions is far lower than that of the concentration of OH- ions, so low that they are generally ignored. So to know how strong an acid or a base is, we have the concept of a pH scale. And it ranges from 0 to 14. 0 being very acidic and 14 being very basic or alkaline. And the pH of a neutral solution right here in the middle is 7. Understand that the pH is just a number which tells us how acidic or basic a solution is. More the concentration of the hydrogen ion, lesser will be the pH value. Yes, understand this well. More the concentration of the hydrogen ion, lesser will be the pH value. Now, if you look at the scale as we go towards the left, the pH value is decreasing, which means that if we go leftwards on this scale, the H+ ion concentration increases. And as we go rightwards, the H+ ion concentration reduces. And we know that higher H+ ion concentration implies that the solution is more acidic. So the acidic nature increases as we go towards the left. And as basic solutions have lower concentration of H+ ions, the basic nature increases as we go towards the right. So this pH scale is a very general way to understand how strong an acid or a base is. Let's take a very basic test to check if you've understood the concept of pH scale. I have two solutions A and B. Solution A has pH of 2 and solution B has a pH of 4. Which one is more acidic? Yes, solution A is more acidic as its pH is lower. Here's another one. Solution C has pH of 5 and solution D has a pH of 10. Which one is more basic? Note that solution C is acidic and solution D is basic. So relatively, solution D is more basic and we can see that its pH is higher too. A good way to remember this is to think of the first two letters of the English alphabet, A and B, acidic on the left and basic on the right. And don't forget, we still don't know how the number on the pH scale is calculated. That involves logarithms which we haven't looked at yet. But how is the pH of a solution actually measured in real life? We'll see that in the next video. Okay, so this was just an introduction of the pH. Now the pH of the substance किस तरह से हमने note करनी है वो क्या है we see in this video. This is the pH scale we'd looked at in the first part of the video. The acidic nature increases as we move towards the left and the basic nature increases as we move towards the right. Higher the concentration of H+ ions, lower will be the pH. And lower concentration of H+ ions will imply higher pH value. The pH scale basically tells us the strength of an acid or a base.
The P in pH stands for potens, which means power or potential in German. We can understand it as the power of H plus ions. More the number of H plus ions, more acidic it'll be. Usually, a paper impregnated with the universal indicator is used to measure the pH. Before we understand what a universal indicator is, we need to have a basic idea of what indicators are. Substances which show the acidic or basic behavior of other substances by changing in some way are known as indicators. These are some of the common types of indicators. As the name suggests, indicators obtained from natural sources are called natural indicators. Litmus and turmeric are examples of natural indicators. Litmus is obtained from lichens. If you remember, an acid turns blue litmus paper red and a base turns red litmus paper blue. Substances which change their smell when mixed with acid or base are referred to as olfactory indicators. Onion and vanilla are examples of olfactory indicators. Paste or juice of onion loses its smell when added with base. It does not change its smell with acid. And the smell of vanilla vanishes with base, but its smell does not vanish with an acid. Paper blue. Substances which change their smell when mixed with acid or base are referred to as olfactory indicators. Onion and vanilla are examples of olfactory indicators. Paste or juice of onion loses its smell when added with base. It does not change its smell with acid. And the smell of vanilla vanishes with base, but its smell does not vanish with an acid. Do you know where they are used? They are used to ensure the participation of visually impaired students in the laboratory. Interesting, isn't it? What are synthetic indicators? Indicators that are synthesized in the laboratory are known as synthetic indicators. Phenolphthalein and methyl orange are two examples of synthetic indicators. Phenolphthalein is a colorless liquid and remains colorless with acid but turns pink with a base. Methyl orange is originally orange in color and turns red with acid and yellow with base. If you noticed, the following indicators only tell us the acidic or basic character of a solution, but it doesn't tell us the strength of the acid or the base. That's what brings us to the universal indicator. A universal indicator shows different colors over the range of pH values from 1 to 14 for a given solution. And it is available in the form of strips as well as solutions. This is how the color matching chart looks. pH value from 0 to 6 show acidic nature, and pH values from 8 to 14 show basic behavior. And a pH of 7 shows it's purely neutral. Let's see what colors some of the most common substances result in. Do you know the acid that forms in our stomach? Yes, gastric acid. It has a pH of about 1.2. And that tells us how acidic it is. Lemon juice has a pH of around 2.2 to 2.4. What about coffee? It has pH of about 5. It's weakly acidic. Distilled water has a pH of 7. Totally neutral. And human blood has a pH of about 7.3 to 7.5. Baking soda has a pH of around 8.3, which tells us that it's weakly alkali. Household ammonia has a pH of around 12. Yes, very alkali. And a sodium hydroxide solution has a pH of close to 14. Extremely basic. In the next video, we will understand the importance of pH in our everyday life. So now we are on the basic on the being some information about that. So basically the being of the reason and also made it personal or the book that one is the of the pH. So this is that the speed of the solution is 7, so the solution
7 की बात नहीं होगी। 7 जो है वो हमेशा न्यूट्रल कहलाएगा। 7 से नीचे 6.8 हो, 6.9 हो, इट इज स्लाइटली एसिडिक। और जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे टुवर्ड्स 0, इट विल बी हाईली एसिडिक। बेसिक सॉल्यूशंस हैव पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7, यानी 7.1, 7.2, 7.4, 7.6 तमाम बेसिक सॉल्यूशंस के अंडर हमारे पास आती हैं। And then the pH and pOH values range from 0 to 14, yani pH plus pOH is equal to 14. में से pOH निकालते हैं, 7 हमारे पास 7 नीचे एलिमेंट जाएगा। But in the topic of subtopic of the uses of pH, pH की क्या importance या pH पे क्या nature of the solution, एक solution की acidity या basicity को determine is the main purpose of the pH to solve the major of the hydrogen ion concentration in the solution. So basically the मेडिसिन प्रोड्यूस करते हुए जो है वो पीएच का बहुत ध्यान रखा जाता है। इवन योर कॉमन पैनाडोल और एनी अदर मेडिसिन, अगर पीएच एसिडिक रखनी है और वो बेसिक हो जाए तो मेडिसिन एक्सपायर हो जाएगी या वो अपना वर्क कंप्लीटली नहीं करेगी। बहुत सारे ऐसे केमिकल्स जो हैं वो मौजूद हैं जो एक खास पीएच पे ही एक्टिव होते हैं। तो मेडिसिन प्रोड्यूस करते हुए पीएच का रोल होता है। एंड द अदर इज कल्चर एंड माइक्रोबायोलॉजिकल पर्टिकुलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। इसका मतलब ये है कि जब हम कोई बैक्टीरिया का कल्चर बना अगर हमने ऐसा बैक्टीरिया जो किसी नेचर में और जिसके जो बेसिक हो गए नहीं हो पाता तो तो माइक्रोबायोलॉजिकल पर्टिकुलर में और मेडिसिन की प्रोडक्शन में भी control. It is used to prevent the creation of concentration. तो pH है वो उसको अपने solution को करने के लिए जो उसको concentration रहती है। और biological reaction, बहुत ऐसे biological reactions होते हैं changes जो है वो specific pH को set करना is important. So these are the three main uses of the pH. कि pH acidic basic nature of the solution के लिए, pH production of medicines के लिए, culture formation के लिए, as well as it is required for the formation of specific concentration of the solution, which is necessary for the biological um, reactions as well. Now I'm generating the poll. Generating poll. And collectively to pH or pOH is always equal to 14 और जब हम फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 7 equal to 14 बन जाती है। Now this is the video for the uses of pH and Does pH only have to do with solutions in the laboratory?
Or does it also affect plants and humans in daily life? Did you know that when acid rain flows into the rivers, the overall pH of the water reduces? And living organisms cannot survive if the change in pH is too much. In such cases, survival of aquatic animals becomes difficult. What about survival of plants? What's the most important factor for the healthy growth of a plant? Yes, it's the soil. Plants require a specific pH of the soil for healthy growth. Plants cannot grow if the soil is too alkaline or too acidic. So if the soil is too acidic, its pH can be raised by adding lime, which neutralizes the excess acid in the soil. Similarly, if the soil is too alkaline, then its pH can be lowered by adding gypsum or some other substance which can neutralize the excess alkali present in the soil. And does it affect us too? By now, you should know that our stomach produces hydrochloric acid which helps in digestion. Sometimes, if too much acid is produced, it causes pain and irritation. It can even cause ulcers. In order to treat this hyperacidity, a patient is advised to take antacid tablets or antacid suspensions. And these antacids neutralize the excess acid. Magnesium hydroxide, a mild base, is often used for this purpose. And the reaction looks something like this. The acid is neutralized to get salt and water. What about the pH in our mouth? Yes, the pH in our mouth also has an effect on our teeth. Tooth enamel is the hardest substance in our body and does not dissolve in water and mildly acidic solutions. However, it gets corroded slowly when the pH in the mouth falls below 5.5. But how does the pH fall below 5.5? When we eat food, some food particles remain stuck to the teeth. Bacteria present in the mouth produce acid by the degradation of the sugar and food particles present in the mouth. This is what causes decaying of the teeth. What's the best way to avoid this? We should clean our mouth after eating food. And something even better would be to avoid eating sugary foods. Cleaning the teeth using toothpastes help in preventing tooth decay. Toothpastes are generally basic and hence they neutralize the excess acid in the mouth and prevent tooth decay. The concept of pH also helps in understanding the self-defense used by certain animals and plants. If you've ever been stung by a honeybee, do you know what really caused that acute pain? Yes, it's the acid in that sting which caused the pain. So if we use a mild base like baking soda around the stung area, it gives us some relief. And in nature, there are leaves which have stinging hair and they inject acid upon touching them. Again, we use something which is basic in nature to get some relief. So these were some of the ways in which ओके सो बेसिकली ये हमारे डेली लाइफ के यूज थे पीएच के जो मेन पेपर के अंदर हमने फर्स्ट थ्री मेन लिखने इट मस्ट बी इट इज यूज टू डिटरमाइन द एसिडिक बेसिक नेचर ऑफ द सोल्यूशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द मेडिसिन ये हमारा पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा पॉइंट नंबर 3 कल्चर एट अ माइक्रोबायोलॉजिकल पर्टिकुलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन फोर्थ पॉइंट हमारा बन जाएगा इट इज यूज टू प्रिपेयर द सोल्यूशन ऑफ द रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन नेसेसरी फॉर द सर्टेन बायोलॉजिकल रिएक्शन अगर हमें पीएच का सवाल लॉन्ग में आता है तो अभी जो हमने वीडियो देखी है वी कैन राइट सम यूजेस फ्रॉम दैट वीडियो टू बट आफ्टर दीज थ्री मेन पॉइंट्स इन तीनों आफ्टर भी हम स्ट्रेंथ कर लेते हैं तो हम बेसिक नेचर का अगर और कुछ से पीएच के हम सेफ हो सकते हैं बट दीज पॉइंट्स कम आफ्टर दीज थ्री मेन पॉइंट्स सो दिस वाज द टॉपिक फॉर me. We will study in our next lecture, which is related to the indicators and specifically related to the pH of the solutions. So, then if you have any question, you can ask me right now, or if not, then you can ask me any question in the next